नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लूकरगंज के लीडर प्रेम मैदान में आपको बता दें कि यहां पर जनसभा वो करने वाले हैं। आपको बता दें 76 फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी भी सौंपी जाएगी। कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन बने 76 फ्लैट और माफियाती के कब्जे से मुक्त कराई है ये जमीन। भूमि कब्जा मुक्त कराकर गरीबों के आवास इसमें बने हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत ये फ्लैट बनाए गए हैं। फ्लैटों का स्थलीय निरीक्षण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको बता दें सीएम योगी 20 लाभार्थियों से संवाद भी इस दौरान करेंगे और क्या कुछ कहा जाएगा ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था वो पूरा करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर फ्लैटों की चाबी सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि जो 76 जमीन पर जो 76 फ्लैट्स बने थे उन पर अब आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करते नजर आने वाले हैं और इन फ्लैटों की चाबियों को वो सौंपते नजर आएंगे। आइए अब सीएम योगी आदित्यनाथ के मिनट टू मिनट कार्यक्रम के बारे में आपको बताते हैं। सीएम योगी 11:10 पर प्रयागराज हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और वो सीधे वहां से सर्किट हाउस जाएंगे। इसके बाद वो 11:30 पर लूकरगंज में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। यहाँ वो चयनित 76 लाभार्थियों को फ्लैट्स की चाबी सौंपेंगे। वहीं आपको बता दें कि कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी इस दौरान किया जाएगा। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं कि कब किस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। प्रयागराज वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ अब क्या सौगातें देंगे, इसके बारे में ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं। सीएम योगी प्रयागराज को 768 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। वो 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसमें से 107.71 करोड़ की 29 परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे। वहीं 660.05 करोड़ की 197 योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। योजनाओं में महाकुंभ 2025 की भी योजनाएं इसमें शामिल है। तो आज क्या क्या सौगातें मिलेंगी प्रयागराज को, इसकी लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि 768 करोड़ रुपए की सौगात यहां पर दी जानी है। 226 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 107.71 करोड़ की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम भी है, जिसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 660.05 करोड़ की 197 योजनाओं का यहां शिलान्यास भी है। विवेक पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। विवेक, आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और इस कार्यक्रम को लेकर कितने उत्साहित कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, लोग नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, दोपहर के 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। 11:10 पर सुबह के मुख्य योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे। वहां से कुछ देर के लिए वो सर्किट हाउस जाएंगे। उसके बाद वो लोकरगंज स्थित सभा स्थल पर जाएंगे और वहां पर जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जो माफिया अतीक अहमद से जो जमीन अधिग्रहित की थी, उस पर 76 फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं और उनकी चाबियां आज उनके भवन स्वामियों को योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। निश्चित तौर पर बड़ी खबर प्रयागराज के लिए है और उन लोगों के लिए है जो मजलूम थे, जो गरीब थे, जिनके छत पर सर पर आशियाना नहीं था और आज उनको ये चाबियां सूबे के मुखिया द्वारा मिलेंगी। तो उनके लिए एक खुशी का बेहद ये पल है। लगातार वो जो सूबे की योगी सरकार है उससे ये गुहार लगा रहे थे, जिस तरीके से प्रयागराज में अपराध और अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था। ये पूरा जो सरकार आई है, सरकार के आने के बाद से इन पर नकेल कसी गई है और अब गरीबों के लिए इस तरीके की पहल जो योगी सरकार कर रही है, कहीं न कहीं उनके मन में, उनके दिल में इस बात की बेहद खुशी है कि आज उनको उनका घर मिल जाएगा, जिनका सपना उन्होंने बरसों से संजोया था। हालांकि प्रोग्राम 2 घंटे का निर्धारित किया गया है। 12:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि योगी जी वापस चले जाएंगे, लेकिन उसके पहले जो आगामी बिल्कुल विवेक, और आज का जो कार्यक्रम बेहद खास अपने आप में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। एसके, यहाँ पर देखिए बड़ी खास बात यह है कि अतीक अहमद के कब्जे से जो जमीनें छुड़ाई गई थी, उसपे जो फ्लैट्स बनाए गए हैं, अब उनकी चाबियों को लाभार्थियों को सौंपा जाएगा। ये कार्यक्रम अपने आप में ही बेहद खास है क्योंकि इसका वादा किया गया था, अब इसका वादा जो है वो पूरा होने जा रहा है। बहरहाल क्या कुछ कार्यक्रम और सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं, इसकी भी जानकारी दीजिए।
अब बिल्कुल अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो महाजनसंपर्क अभियान है उसमें लगातार लगे हुए हैं और आज चूंकि अंतिम दिन भी है। बीजेपी का जो महाअभियान है वो 30 मई से 30 जून तक के लिए था। चूंकि आज 30 जून है, अंतिम दिन भी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं। 11 बजे वो प्रयागराज पहुंचेंगे, जिसके बाद उनके कई कार्यक्रम लगे हैं। 767 करोड़ की 226 परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, जिसमें शहर की जुड़ी हुई, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, शहर का सौंदर्यीकरण हो, कई सड़कों का निर्माण हो, कई ओवरब्रिज हैं, जिनका इस 226 जो ये परियोजनाएं हैं 767 करोड़ की, उनमें शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश के जो माफिया हैं, जिन्होंने अपना पूरा आर्थिक साम्राज्य फैला रखा है, उनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किया जाए, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार कहीं कहीं लगातार माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, उनकी अवैध संपत्तियों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। इसी क्रम में अतीक अहमद की संपत्ति पर बुलडोजर चला था, जो कि कहीं ना कहीं उसने अपराध की दुनिया से कमाई थी, बड़े पैमाने पर लोगों की जमीनों पर कब्जे किए थे। उन जमीनों को उत्तर प्रदेश सरकार ने अभियान चलाकर खाली कराया था, जिसमें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 76 फ्लैट बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन फ्लैट के लाभार्थियों को भी चाबी सौंपने वाले हैं और चाबी सौंपने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं उनके साथ संवाद भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जिन माफियाओं से जो जमीनें छुड़ाई जा रही हैं वो आम लोगों के प्रयोग में आए या फिर सरकारी सार्वजनिक भवन उस पर बनाए जाएं, जिसको लेकर प्रयागराज से इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके का निर्देश पूरे प्रदेश भर के अधिकारियों को दिया है कि जहां पर भी ऐसी जमीनें हैं, चाहे वो आम लोगों की हो या फिर ग्राम समाज की जमीनें हो, सरकारी जमीनें हो, जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, उनके कब्जे मुक्त कराए जाएं। साथ ही साथ ऐसी जमीनें जो कि सरकारी हैं, उन पर प्रधानमंत्री आवास के तहत या फिर दूसरे जो सरकारी भवनों के निर्माण होने हैं उनका निर्माण कराया जाए। तो लगातार इस तरीके का अभियान पूरे प्रदेश भर में जारी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में इन 76 फ्लैट के लाभार्थियों को संवाद कर चाबी सौंपने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महत्वपूर्ण दौरा है, चूंकि बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत मुख्यमंत्री जनसभा भी संबोधित करेंगे, 767 करोड़ की 206 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे और साथ ही साथ जो अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनें हैं उनके बने फ्लैटों के लाभार्थियों को चाबी भी सौंपेंगे। बिल्कुल एसके, और अपने आप में ये कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है क्योंकि पहले से ही बुलडोजर बाबा के नाम से वो प्रख्यात है। किस तरीके से भू माफियाओं की खैर नहीं, इस तरीके की बातें सामने आती हैं और अतिक्रमण ना हो, इसको भी साफ तौर पर देखा जाता है। अब जिस तरीके से अतीक अहमद की इन अवैध जो जमीन थी उसको कब्जा मुक्त कराया गया, उन पर फ्लैट्स बनाए गए और उन फ्लैट्स को सरकार ने अपने पास नहीं रखा बल्कि लाभार्थियों को सौंपा है। अब इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि लगातार योगी सरकार इस तरीके के काम कर रही है। गरीब परिवारों का क्या कुछ कहना, उन लाभार्थियों का क्या कुछ कहना है योगी सरकार के इस कदम को लेकर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो लाभार्थी इस कहीं न कहीं व्यवस्था से काफी खुश हैं, क्योंकि जहां एक तरफ माफिया होते थे और लगातार कहीं न कहीं वो लोगों की जमीनों पर कब्जे करते थे, सरकारी जमीनों पर कब्जे करते थे और प्रशासन और पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती थी। हालांकि अगर हम 2017 के बाद से देखें तो लगातार ऐसे माफियाओं के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में अभियान चल रहा है, उनकी चार्जशीट खोली जा रही है। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो कार्रवाई है वो तेजी के साथ आगे बढ़ाई जा रही है, कोर्ट में पैरवी की जा रही है, ऐसी जमीनों पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उनके अवैध कब्जों को खाली कराया जा रहा है। और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें प्रयागराज में भी देखने को मिली थी, जहां माफिया अतीक अहमद, जिस पर प्रशासन और पुलिस हाथ डालने से डरते थे क्योंकि उसका राजनीतिक रसूख ही कुछ ऐसा था, जिस पर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट्स बनाए हैं। बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जो अपने आसियाने के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस प्रयास से आज उनको अपने आसियाने की चाबी मिलने वाली है। तो सीधे तौर पर हम देखें तो लोगों में भी काफी खुशी है। एक तरफ तो माफियाओं पर कार्रवाई है और दूसरी चीज जो अपने सर पर छत का इंतजार कर रहे थे उनको आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये फ्लैट्स भी दिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ से लगातार कार्रवाई जारी है। एक तरफ माफिया पस्त हो रहे हैं तो दूसरी तरफ लोगों को भी अपने आसियाने मिल रहे हैं। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं संदेश उन तमाम माफियाओं के लिए भी होगा जो अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं
कि अब अगर सीएम योगी आदित्यनाथ को इस तरीके की खबर सामने आती है तो यहां पर कड़ी कार्रवाई इन माफियाओं पर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो वही लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था, अब सीएम योगी आदित्यनाथ उस वादा को पूरा करते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब सपा जुटी हुई है। आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज इसको लेकर बैठक करने वाले हैं। जातीय जनगणना और सामाजिक रथ यात्रा को लेकर ये बैठक होनी है। बैठक में प्रत्याशियों के नाम के चयन पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ 2024 के लिए प्रत्याशियों के नाम लगभग तय है। गढ़ वाली सीटों पर आपको बता दें कि परिवार के लोगों को ही अखिलेश यादव उतारेंगे, ये जानकारी मिल रही है। आजमगढ़ से शिवपाल यादव का नाम लगभग तय हो गया है। कन्नौज से खुद अखिलेश यादव मैदान में उतर सकते हैं। बैठक में सपा यूसीसी को भी अपना मुद्दा बनाती नजर आएगी। तो आपको बता दें कि ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो कि होने जा रही है सपा की, अब क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 बेहद करीब है, इसको देखते हुए अब तैयारियों में सपा जुट गई है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बैठक करने वाले हैं और आपको बता दें कि जातीय जनगणना और सामाजिक रथ यात्रा को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रत्याशियों के नाम के चयन पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2024 के लिए प्रत्याशियों के नाम अब लगभग तय हो चुके हैं। यहां पर गढ़ वाली सीटों पर परिवार के लोगों को ही अखिलेश यादव उतारेंगे, ये जानकारी है। आजमगढ़ से शिवपाल सिंह यादव का नाम भी लगभग तय हो चुका है। कन्नौज से खुद अखिलेश यादव मैदान में उतर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि बैठक में सपा यूसीसी को भी अपना मुद्दा बनाएगी और यूसीसी पर किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, इसको लेकर भी रणनीति बनाएगी। स्कंदिता हमारी संवाददाता जुड़ गई, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। स्कंदिता, यहाँ पर सपा की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, बैठक के बारे में जानकारी दीजिए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन किया जाएगा और बताया जा रहा है कि लगभग प्रत्याशियों के जो नाम है वो तय हो चुके हैं। जी देखिए, आपको बता दें आज की जो बैठक है और आज का दिन बेहद खास है। पहले से ही सपा सुप्रीमो ने कहा था कि 30 तारीख को सपा कार्यालय में एक बड़ी बैठक की जाएगी और आज वो दिन है जहां अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी, विधायक और अखिलेश यादव खुद इस बैठक का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। अखिलेश यादव 11 बजे पहुंचेंगे और बाकी सारे लोग भी लगातार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले कई दिनों से लगातार अखिलेश यादव जिलेवार बैठकें ले रहे हैं। वहां के पदाधिकारियों से, वहां के जो लोग हैं उनसे बातचीत करके उनके क्षेत्र से कौन चुनाव लड़े उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि कौन जिताऊ प्रत्याशी है, किसको कहां से मैदान में उतारना है। और आज की बैठक बेहद खास है क्योंकि आज की बैठक में तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होगी जिन मुद्दों को लेकर सपा आज लोकसभा चुनाव 2024 में मैदान में उतरेगी। आपको बता दें जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा है जो समाजवादी पार्टी हमेशा से उठाती रही है। इसके अलावा जो अपना यत्र लेकर चल रहे हैं अखिलेश यादव, लोक जागरण यथ, उसके बारे में भी आज खास चर्चा होगी कि वो रथ कहां से होकर गुजरेगा। इससे पहले जहां पर उन्होंने 2 प्रशिक्षण शिविर लगाए थे वहां पर उन्होंने अपना लोक जन जागरण यत्र जो रथ था उसको निकाला था, एक नैमिषारण्य में और दूसरा सीतापुर में। बता दें आपको 2 जगह उन्होंने ये रथ निकाला था। इसके बाद अब देखना होगा कि कहां से वो रथ गुजरेगा, क्योंकि वो जो रथ है वो कहीं ना कहीं उसके थ्रू अखिलेश यादव मैसेज देना चाहते हैं कि अब वो सभी वर्ग को साध के, सभी वर्ग को एक साथ जोड़कर आगे लेके जा रहे हैं। तो ये एक अभियान अखिलेश यादव की तरफ से चलाया जा रहा है। आपको बता दें तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और खास करके जातीय जनगणना का मुद्दा जो हमेशा से अखिलेश यादव उठाते रहे, उसको लेकर भी आज की बैठक में खास चर्चा देखने को मिलेगी। आपको बता दें इस बैठक में जो है तमाम उन पहलुओं पर भी चर्चा होगी कि किस जगह से किसको प्रत्याशी बनाया जाए और खास करके जो सपा की गढ़ वाली सीटें हैं, जैसे कि अगर बात की जाए मैनपुरी की, अगर बात की जाए कन्नौज की, आजमगढ़ की, तो इन सीटों पर पहले से ही उन्होंने मतलब सुनिश्चित किया हुआ है। और जो पहले प्रयोग रहा है अखिलेश यादव का कि परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतारा है और वो जीत कर आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसी उपयोग को दोबारा करना चाहेंगे। अपने परिवार के जो सदस्य हैं अपनी गढ़ वाली सीटों से उन्हीं को मैदान में उतारेंगे। कितना उपयोगी साबित होता है स्कंदिता वो देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन गढ़ों पर अखिलेश यादव अपने परिवार के सदस्यों को उतारते हैं
तो बीजेपी अब जमकर निशाना क्योंकि साधेगी, क्योंकि परिवारवाद का मुद्दा हमेशा से बीजेपी उठाती हुई आई है और निशाना सपा पर साधती आई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से आपको खबर बताते हैं। डीयू के शताब्दी कार्यक्रम का आज समापन है। समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डीयू खेल परियोजना के बहुउद्देशीय हॉल में यह कार्यक्रम होने वाला है। कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। यूनिवर्सिटी के 3 भवनों का इस दौरान शिलान्यास किया जाएगा। कॉफी टेबल नाम की किताब का भी विमोचन होगा। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डीयू के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, यहाँ पर डीयू के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं, कब ये कार्यक्रम होगा? बताया जा रहा है कि कॉफी टेबल नाम की किताब भी है जिसका विमोचन भी प्रधानमंत्री करते नजर आएंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद करीब 11 बजे के आसपास दिल्ली विश्वविद्यालय की खेल परिषद के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वविद्यालय के कंप्यूटर केंद्र और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन और विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में बनने वाले अकादमिक ब्लॉक का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी करीब 3 से 4 दिनों से चल रही थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के काफी इंतजाम किए गए हैं और जो दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम जो शिक्षक है, जो लेक्चरर्स है, वो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और प्रधानमंत्री जब सभा को संबोधित करेंगे तो इस दौरान तमाम जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो भी कहीं न कहीं मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय को देने जा रहे हैं, क्योंकि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो करीब 1 मई 1922 को इसकी स्थापना हुई थी और करीब 100 साल के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय ने काफी विकास किया और काफी इसका विस्तार हुआ। अब तक अगर हम बात करें तो इसमें करीब 86 विभाग है, 90 कॉलेज है और 6 लाख से अधिक जो छात्र हैं वो इसमें पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय का राष्ट्र निर्माण में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब 11 बजे के आसपास एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री इस सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। चलिए पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से खबर आपको बताते हैं। बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की बैठक। 13 और 14 जुलाई को विपक्षी दलों की अगली बैठक होने वाली है। आगे की रणनीति पर इसमें विपक्षी दल चर्चा करेंगे। आगामी संसद सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी भी है। पहले शिमला में ये बैठक होने वाली थी, लेकिन अब इसका जो वेन्यू है उसको चेंज कर दिया गया है। अब जो ये बैठक है वो बेंगलुरु में होगी। आपको बता दें 13 और 14 जुलाई को विपक्षी दलों की ये अगली बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी और यहाँ पर विपक्षी एकता भी दिखाई जाएगी। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 है। किस तरीके से बीजेपी को चुनौती दिया जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। आगामी संसद सत्र में सरकार को घेरने की भी तैयारी है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे इस संसद सत्र में विपक्षी दलों के द्वारा उठाए जाएंगे। चाहे महंगाई का वो मुद्दा हो, चाहे मुद्दा बेरोजगारी का हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि उठाए जाएंगे और इसको लेकर पूरी प्लानिंग की जाएगी। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की ये जो बैठक थी वो पहले शिमला में होनी थी, लेकिन इससे पहले पटना में बैठक हुई थी जिसमें तमाम विपक्षी दल पहुंचे थे। यहाँ पर विपक्षी दलों ने एकता दिखाई थी। इसके बाद जो अगली बैठक प्रस्तावित की गई थी वो शिमला में की गई थी, लेकिन अब क्योंकि वेन्यू को बदल दिया गया है, शिमला की जगह बेंगलुरु में ये बैठक होगी। हालांकि इसके क्या कुछ मायने हैं इसको समझना होगा, लेकिन आपको बता दें कि आगामी संसद सत्र में सरकार को घेरने की इसमें तैयारी है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, वेन्यू चेंज करने के पीछे क्या कुछ मायने समझे जाएं? क्योंकि पहले पटना में बैठक होती है, उसके बाद ये तय किया जाता है कि शिमला में बैठक होगी, लेकिन उसके बाद अब जानकारी निकलकर सामने आई है कि विपक्षी दलों की जो ये बैठक है वो बेंगलुरु में होगी। देखिए, अगर हम बात करें तो हाल ही में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक बिहार के पटना में हुई थी और इस दौरान विपक्षी दलों ने तमाम तरह की रणनीति बनाई थी और कहीं न कहीं एक मंच पर लाने की कवायद नीतीश कुमार की ओर से की गई। तमाम विपक्षी नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और एक बड़ी बैठक हुई थी। और इस बैठक के बाद आपने देखा किस तरीके से तमाम नेताओं को बयान है कि एक मंच एक साथ कहीं न कहीं वो चुनाव लड़ते हुए नजर भी आ सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो बैठक है वो कहीं न कहीं पहले शिमला में होने वाली थी, प्रस्तावित थी कि शिमला में ये बैठक होगी, लेकिन अब
चलिए, संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा कल है। आपको बता दें कि शहडोल में आदिवासियों से संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एनीमिया मिशन, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। 1 लाख से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने के इस दौरान संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि 27 जून की जगह अब 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस समय जो दौरा था वो टल गया था। उसके बाद अगली तारीख जो थी वो प्रस्तावित की गई 1 जुलाई को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, तो ये बेहद खास अपने आप में दौरा रहने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव भी होने हैं। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। यहाँ पर कई बड़ी सौगातें दी जाएंगी। आदिवासियों से संवाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एनीमिया मिशन, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में भी वो शामिल होने वाले हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। 27 जून की जगह 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रहने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि पहले ये जो दौरा था वो 27 जून को होना था, लेकिन उस समय बारिश हुई जिसकी वजह से ये दौरा रद्द कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा कल है, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। शहडोल में आदिवासियों से संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और ये दौरा अपने आप में बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में यहां पर संवाद साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। संबोधन होगा और उस दौरान कितने लोग जुटते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि अनुमान ये जताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस सभा में जुट सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने पहुंच सकते हैं। तो लखनऊ से खबर है, जहां यूपी में आईएएस पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। आईएएस ब्रजेश कुमार एसीओ ग्रेटर नोएडा बने हैं, जबकि पीसीएस राजेश कुमार सिंह सचिव जीडीए की उनको जिम्मेदारी मिली है। पीसीएस विनीत कुमार सिंह एटीएम एफआर गोरखपुर बने हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पीसीएस अंजनी कुमार सिंह जो हैं वो एटीएम सिटी गोरखपुर बने हैं। वहीं पीसीएस मंगलेश दुबे सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर बने। पीसीएस गुलाब चंद्र एटीएम मुरादाबाद यहां बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पीसीएस रणविजय सिंह गाजियाबाद के एटीएम बने हैं। पीसीएस संजय कुमार एटीएम एफआर जालौन बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पीसीएस गुलाब चंद्र एटीएम ई मुरादाबाद बने हैं। शुभी काकन एटीएम प्रशासन लखनऊ बने हैं। सिद्धार्थ सिटी मजिस्ट्रेट लखनऊ बनाए गए हैं। राजेश सिंह को एटीएम एफआर लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि अरुण सिंह को एटीएम बाराबंकी बनाया गया है। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पति ने की पत्नी की हत्या। आपको बता दें कि पत्नी की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारी। आपसी विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है, ये जानकारी मिल रही है। गोली लगने से एक ग्रामीण भी इसमें घायल हो गया है। मुजफ्फरनगर में तार तार हुई इंसानियत, वो तड़पते रहे, लोग वीडियो बनाते रहे। आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गोली लगने पर तड़पते दंपति को बचाने के लिए कोई नहीं आया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मौके से 2 पिस्तौल भी बरामद कर ली है। थाना भोपा के गाधला गांव का ये पूरा मामला है। तो इंसानियत किस तरीके से तार तार हुई है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गोली चलाई गई और ये दोनों दंपति तड़पते रहे, उसके बाद किसी ने भी उनको बचाने की कोशिश नहीं की, यहां तक कि वो वीडियो बनाते रहे। अब इस में सवाल ये उठता है कि आखिरकार इंसानों में इंसानियत कहां जा रही है, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें पहली नहीं है। इससे पहले भी कई तस्वीरें इस तरीके की सामने आती है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 पिस्तौल को बरामद कर लिया है। थाना भोपा के गाधला गांव का ये पूरा मामला है, लेकिन कई सवाल निशान अब उन व्यक्तियों पर खड़े होते हैं जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने बचाने का प्रयास नहीं किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक